लोगों ने न्यूटन के प्रयोग के बारे में पढ़ लिया कि आखिर कैसे न्यूटन ने ट्राई करा कि प्रिज्म से हम लोग लाइट को अपवर्तित करवाएं और क्या होगा जब हम प्रिज्म से लाइट को अपवर्तित करवाएंगे। तो इस प्रयोग के बारे में हम लोग को कुछ बातें पता होनी चाहिए, कुछ ऐसी बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और पेपर में अगर पूछी जाएंगी तो आप कैसे लिखेंगे, वही बातें हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहली बात, न्यूटन के इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है। हम लोगों ने देखा अपवर्तन होने के बाद जो प्रकाश की जो किरण थी वह अपने 7 रंगों में टूट रही थी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि न्यूटन के इस प्रयोग के आधार पर कि आपका जो प्रकाश की किरण जो है वह वैसे तो श्वेत कलर की है, व्हाइट कलर की है, लेकिन अपवर्तन होने के बाद वह 7 कलरों में मिल रही है। इसका मतलब 7 वर्णों से मिलकर बनी हुई है। श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा इसके 7 अवयवी वर्गों में विक्षेपित हो जाता है। हम लोगों ने जो अभी बात करी कि हम लोगों ने देखा रिफ्रैक्शन होने के बाद, अपवर्तन होने के बाद प्रिज्म से क्या मिल रहा था, हम लोगों को 7 कलर मिल रहे थे। यहाँ वही बात हो रही है। किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं या फिर मुड़ते हैं। मतलब हम लोग देख रहे थे कि कभी भी जब रिफ्रैक्शन हो रही थी, जब प्रकाश की किरण जा रही थी, तो उसके बाद जब हम लोगों को 7 कलर मिल रहे थे और 7 कलर जो थे वे अलग अलग कोणों पर, मतलब अलग अलग एंगल्स पर जा रहे थे। देखिए रेड कलर जो है ये इस एंगल पर जा रहा है, जबकि जो आपका वायलेट कलर है वो देखिए इस एंगल पर जा रहा है। इसका मतलब जो कोण है, जो एंगल है, वो सबके अलग अलग होते हैं। ये बात पता होनी चाहिए। अगला, कोई प्रकाश छोटे कोण से तो कोई बड़े कोण से मुड़ता है। आपके जो प्रकाश के जो भाग है, लाल भाग है, वायलेट भाग है, हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कोई तो हमारा बहुत ज्यादा एंगल से मुड़ जाएगा। जैसे हम लोग अगर बात करते हैं, वायलेट जो होता है हमारा, ये देखिए इस एंगल से जा रहा है, जबकि हमारा कोई जो है बहुत कम एंगल से मुड़ता है, जबकि लाल जो हमारा इधर से जा रहा है। हम लोगों ने पढ़ा था नॉर्मल से अभिलंब से हम लोग नापेंगे। हम लोगों को अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि यहाँ अभिलंब नहीं है। अगर अभिलंब होती तो हम लोगों को अच्छे से पता चलता कि किस प्रकार से कौन सा कोण ज्यादा मिल रहा है, कौन सा कोण कम एंगल से मुड़ रहा है। तो अब इसी को देखते हैं कि कौन सा कोण ज्यादा से मुड़ेगा, कौन सा रंग आपका कम कोण से मुड़ेगा। तो देखिए लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है, जबकि बैंगनी सबसे अधिक झुकता है। अर्थात लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ सबसे अधिक, वहीं बैंगनी प्रकाश की सबसे कम होती है। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से आपका अलग अलग एंगल्स पर मुड़ रहे थे। तो कौन सा कलर सबसे ज्यादा एंगल पर मुड़ेगा? सबसे ज्यादा कलर एंगल पर हमारा मुड़ेगा बैंगनी, ये जो हमारा वायलेट कलर है। ऐसा क्यों हो रहा होता है? क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य यानी इसकी जो वेवलेंथ होती है वो जो है सबसे कम होती है। वहीं सबसे कम एंगल पर कौन सा मुड़ रहा होगा? हमारा रेड कलर। ये जो हमारा रेड कलर है यह आपका सबसे कम एंगल पर मुड़ रहा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ जो है सबसे ज्यादा है। वेवलेंथ सबसे ज्यादा होने के कारण इसकी वेलोसिटी, इसकी जो चाल होगी वह सबसे ज्यादा होगी, और इस वजह से सबसे ज्यादा गति होने के कारण यह सबसे कम हमारा जो हम लोग कह सकते हैं डिफ्रैक्शन जो है हमारा सबसे कम ये शो करेगा, और सबसे ज्यादा जो है विचलन जो है हमारा बैंगनी कलर शो करेगा। अगला क्या है? आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। शुरुआत में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से आइजैक न्यूटन ने प्रिज्म के थ्रू जब अपवर्तन कराया तो उसने स्पेक्ट्रम प्राप्त करा। इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, विबग्योर कहते हैं। एक दूसरा समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया। और उसके बाद उन्होंने क्या ट्राई करा? जब उनको पहली बारी में 7 कलर मिल गए तो उन्होंने सोचा कि क्या पता 7 से ज्यादा कलर भी मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम लोगों ने देखा 7 से ज्यादा कलर नहीं मिले। उन्होंने जब उसी प्रिज्म को ऐसे उल्टा रखा, हमने देखा कि किस तरीके से जब उसके थ्रू लाइट पास हुई तो हम लोगों को वापस एक व्हाइट कलर की लाइट, श्वेत प्रकाश देखने को मिला। तो ये आइजैक न्यूटन के प्रयोग किए कुछ ऐसी बातें थी, कभी भी अगर पेपर में आएगी तो आप इन्हें पॉइंट्स में लिखेंगे। हम लोग पूरा का पूरा प्रयोग नहीं लिख सकते हैं, तो ये पॉइंट्स में हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो समझ आ गई ये बातें? चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमारा क्या है? प्राकृतिक परिघटनाएं, नेचुरल फिनोमिनन्स। क्या होते हैं? हमारे आसपास बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं जो कुछ प्राकृतिक कारणों से होती हैं। ऐसी घटनाओं को प्राकृतिक परिघटनाएं कहा जाता है। जैसे इंद्रधनुष का बनना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्तभाव प्रतीत होना इत्यादि।
हम लोग जब हमारी डेली टू डेली लाइफ, रोज की जिंदगी में जब देखते हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो प्रकृति करती है, हम लोग जिसमें कोई रोल नहीं निभाते हैं, सारा का सारा काम कौन कर रहा होता है? प्रकृति कर रही होती है, नेचर कर रही होती है। ऐसे फिनोमिनास को, ऐसी परिघटनाओं को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्राकृतिक परिघटना या फिर नेचुरल फिनोमिनास कह देते हैं। हम लोग जब देखते हैं इंद्रधनुष जब बनता है, कितना सुंदर इंद्रधनुष बनता है, वह भी एक प्राकृतिक परिघटना है। हम लोग देखते हैं हमें सुबह और शाम के वक्त जो हमारा आकाश है वह हमें लाल दिखाई देता है, वह भी एक प्राकृतिक परिघटना है। पूरे दिन हम लोगों को जब हम लोग दोपहर में देखते हैं तो हमारा जो आकाश है वह नीला दिखाई दे रहा होता है। क्या इसका रंग असल में नीला होता है? यह भी एक प्राकृतिक परिघटना है। और इसके अलावा ऐसे बहुत सारी प्राकृतिक परिघटनाएं हैं, जैसे हमारा समुद्र का रंग, क्या पानी सही में नीला होता है लेकिन हमें समुद्र नीला दिखाई देता है। तो ये सारी परिघटनाओं के बारे में हम लोग जानेंगे। अब ये परिघटना हो रही है तो किसी ना किसी कारण से हो रही होंगी, तो उनमें से ही कुछ कारणों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन? पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक प्रकाशीय परिघटना है जिसमें प्रकाश की किरण किसी माध्यम के तल से ऐसे कोण से आपतित होती है कि अपवर्तन के बाद उसका परावर्तन उसी माध्यम में हो जाता है जिस माध्यम से वह आई होती है। इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। मतलब यहाँ एक तरीके का ये आपका लाइट से जुड़ा हुआ हमारा फिनोमिना है जिसकी हम लोग बात करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा, कभी भी लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही होती है तो अपवर्तन होता है, लेकिन इसका नाम है परावर्तन। इस वाले केस में क्या हो रहा होगा कि लाइट जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही होगी, ये देखिए इस प्रकार से लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो उसके अंदर लाइट अपवर्तित ना होकर क्या हो जाती है, उसी माध्यम में जिससे वो आई होती है उसी में अपवर्तित, हम लोग कह सकते हैं परावर्तित हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी परिघटना को हम लोग TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा होगा, वजह देख लेते हैं एक बार इसकी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर हम लोग किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, किसी भी आपतित कोण पर लाइट को टकराएंगे तो वह लाइट जो है अपवर्तित होगी। ये देखिए, अगर मैं इस वाले एंगल को थोड़ा कम कर देते हैं, इधर रखते हैं, इस प्रकार से लाइट गई, लाइट टकराने के बाद क्या हो जाएगी, हमारी अपवर्तित हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को हल्का सा बढ़ाता हूं कुछ इस प्रकार से, तो हमारा अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा ऐसे। अगर मैं इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हल्का सा और बढ़ा देता हूं तो मेरे को देखने को मिलेगा कि जो हमारा अपवर्तन कोण होगा वह 90 डिग्री हो जाएगा। जो हमारी अपवर्तन कोण होगा वह इस तले पर आ जाएगा और यह अपवर्तन कोण जो होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा 90 डिग्री हो जाएगा। अगर इस एंगल के बाद मैं आपतित कोण को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करता हूं तो अब हमारी अपवर्तन नहीं होगी, अब हमारे क्या हो रहा होगा, परावर्तन हो रहा होगा। और यह वजह होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। अब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं उसे। तो हमारा है क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। क्या होता है क्रिटिकल एंगल? वह आपतन कोण जिसका अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री या उससे अधिक हो तो क्रांतिक कोण कहलाता है। अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए हमारा अपवर्तन कोण जो होगा 90 डिग्री हो जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, उसे क्रांतिक कोण बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। हमने देखा, ये देखिए डायग्राम में जो भी अभी मैं समझा रहा था सब यहाँ दिया हुआ है। हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर मैं किसी भी रे को कुछ इस तरीके से जलवाता हूँ, ये अपवर्तित हो जाएगी। अगर मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हल्का सा बढ़ा देता हूँ, देखिए यहाँ मेरा इतना एंगल ऑफ इंसिडेंस था, अगर मैंने इसको हल्का सा बढ़ा दिया तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए अपवर्तन ना होते, अपवर्तन तो हो रहा है हमारा, रिफ्रैक्शन तो हो रहा है, लेकिन किधर हो रहा है, वो इस तले पर हो रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर मैं इससे ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो हमारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। तो यह जो कोण होता है जिसके लिए हमारा अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाए, ऐसे कोण को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। जो भी हमारा आपतित कोण होगा जिसके लिए अपवर्तन कोण हमारा 90 डिग्री हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण या फिर क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अब TIR की कुछ शर्तें होती हैं, किसी माध्यम में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की शर्त, कुछ शर्तें होती हैं तभी TIR होगा। पहली, प्रकाश की किरण अधिक अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक के माध्यम की ओर प्रवेश करें, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश करें। हमारी जो प्रकाश की किरण जो जानी चाहिए वो कैसे जानी चाहिए, डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए। ऐसा माध्यम जिसका जो हमारा अपवर्तनांक हो ज्यादा हो उससे जानी चाहिए कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में। जैसे
हमारा मान लेते हैं शीशे से हमारी हवा में जा रही है, शीशे का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, हवा का कम होता है, तो चांसेस है उधर TIR हो जाए। दूसरा क्या शर्त होती है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो। जो आपतन कोण का जो मान होना चाहिए, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए, वो हमेशा क्या होना चाहिए, क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। तभी आपकी ये दो शर्तें हैं जब आपका TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अब TIR का एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। आप लोगों ने TIR कभी होते हुए देखा अपने असल जिंदगी में? शायद ना देखा हो, लेकिन सुना सबने होगा कि हीरा इतना कीमती होता है। क्यों होता है कि हीरा इतना कीमती? आप लोगों को पता है? होता तो वो भी एक तरीके का पत्थर ही है, और बहुत सारे पत्थर आते हैं मार्केट में। हम लोग जब बात करते हैं, हमारे जो कई सारी साड़ियों वगैरह में जो स्टोन्स लगे होते हैं, वो भी एक तरीके के पत्थर होते हैं। लेकिन हीरे में ऐसी क्या खास होता है कि हीरा जो है वो इतना कीमती होता है, उसको इतना कीमती बनाता है उसका हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्योंकि हीरा जो होता है, हम सबको पता है, सबसे ज्यादा हमारा अपवर्तनांक वाला सब्सटेंस होता है, जिसका अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। तो इस वजह से कभी भी जब उसके अंदर प्रकाश जाता है, हवा से प्रकाश उसके अंदर एक बारी घुस तो जाता है, लेकिन घुसने के बाद क्योंकि उसका अपवर्तनांक कितना ज्यादा होता है, प्रकाश जब बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है तो हीरा उसको बाहर आने नहीं देता। अपवर्तन ना होते हुए हर बार क्या हो रहा होगा, TIR हो रहा होगा, हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा होगा। और इस वजह से प्रकाश की जो किरण होती है वो अंदर ही बंद हो जाती है, और वो अंदर ही अंदर टकराती रहती है, और हम लोगों को हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। यह एक वजह होती है कि आखिर हीरा इतना महंगा क्यों होता है, क्यों इतना कीमती होता है। तो समझ आया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब हमारा क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नाम से पता लग रहा है वायुमंडलीय अपवर्तन, मतलब इसमें यहाँ अपवर्तन जो हो रहा होगा वह किसके कारण हो रहा होगा, वायुमंडल के कारण। क्या ऐसा हो सकता है, क्या पता, चलो देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। हमारे वायुमंडल में वायु की सामान्यतः अनेक परतें हैं, कोई गर्म वायु की तथा कोई ठंडी वायु की, जो मिलकर भिन्न भिन्न अपवर्तनांकों की माध्यम बनाती है। हम सबको पता है, जब हम लोग बात करते हैं हमारे वायुमंडल की, उसके अंदर अनेक परतें हैं। किसी का हमारा माध्यम का घनत्व कम है, किसी का ज्यादा है, जिसकी वजह से अपवर्तनांक भी किसी का कम है, किसी का ज्यादा है। गर्म वायु हल्की होती है जो ऊपर उड़ जाती है, और ठंड वायु जो थोड़ी भारी होती है वह पृथ्वी की सतह की ओर रहती है। ठंड वायु सघन माध्यम का कार्य करती है और गर्म वायु विरल माध्यम का कार्य करती है। इससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण में अपवर्तन होता है, इसे ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। मैंने अभी भी बताया जैसे आप लोगों को, हमारा जो वायुमंडल होता है इसके अंदर अनेक प्रकार की हवाएं हैं। कोई हवा गर्म होगी, कोई ठंडी होगी। जो गर्म वाली हवा होगी कोई इससे कम, मतलब गर्म तो होगी लेकिन इससे कम गर्म होगी, और नीचे वाली से ज़्यादा ठंडी होगी। तो ऐसे जब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक नहीं, दो नहीं, हजारों परतें ऐसी देखने को मिलती है हमें, जहाँ थोड़ा बहुत अंतर होगा वायु के हमारा घनत्व में। और ऐसे हमारे अंदर गैसेस बहुत सारी हैं, हमारा वायुमंडल जो है इसमें गैसेस बहुत सारी हैं। तो इसका मतलब हमारा वायुमंडल जो है इसके अंदर इतनी सारी परतें हैं, किसी का घनत्व ज़्यादा है, किसी का घनत्व कम है। और हमने पढ़ा कभी भी जब अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग घनत्व वाले माध्यमों से प्रकाश ट्रैवल करेगा तो उस दौरान क्या होगा, हमारा अपवर्तन होगा। तो यहाँ अपवर्तन का कारण क्या, हमारा वायुमंडल है। तो वायुमंडल के द्वारा अपवर्तन होने को हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। और इसके समक्ष तो बहुत सारी परिघटनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही होती हैं इसकी वजह से, जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ऊपर से जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह की ओर बढ़ते जाते हैं, वायु का अपवर्तनांक बढ़ते जाता है। ऊपर से जब हम लोग नीचे की तरफ आते जाएंगे, वायु जो है ठंडी होती जाती है। हम सबको पता है ठंडी वायु नीचे रहती है, गर्म वायु ऊपर होती है। गर्म वायु का जो अपवर्तनांक होता है वह कम होता है, और नीचे वाली जो ठंडी वायु होती है, घनत्व ज्यादा होने के कारण इसका अपवर्तनांक भी ज्यादा होगा। समझ आया? हमारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण बहुत सी परिघटनाएं होती रहती हैं, जैसे तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय में सूर्य की आभासी स्थिति दिखाई देना इत्यादि। हमारे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से हमने पढ़ा कि बहुत सारे फिनोमिनास होते रहते हैं। उनमें से एक फिनोमिना होता है तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। इसके बारे में जानते हैं। हम लोगों ने बचपन में एक पोएम पढ़ी होती है, तारे करते टिम 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 टिम, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, मतलब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। कभी सोचा है कि आखिर तारे टिमटिमाते क्यों हैं? आज हम लोग उसी के बारे में जानते हैं। तारों का प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है? वायुमंडलीय अपवर्तन, आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्यों? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश
करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता जाता है। हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा जो वायुमंडल है उसके अंदर अनेक परतें हैं, तो इसके कारण जैसे ही जो हमारा तारा होगा उसका जैसे ही प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो उसकी वजह से उसको क्या है, निरंतरता के साथ वो क्या होते जाएगा, आपका रिफ्रैक्ट होते जाएगा। कभी वह इधर जाएगा, कभी माध्यम बदल गया वह इधर आ जाएगा, फिर माध्यम दोबारा बदल जाएगा, इधर मुड़ जाएगा, फिर इधर मुड़ जाएगा, कभी इधर मुड़ जाएगा, फिर इधर मुड़ जाएगा। इस तरीके से वो निरंतरता के साथ अपवर्तित होता रहता है। अतः तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है। अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है, तो आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला, जो कि तारों का टिमटिमाने का प्रभाव है। इसकी वजह से क्या हो रहा होता है, कभी हम लोगों को लग रहा होता है कि जो हमारा प्रकाश है वह इधर से आ रहा है, कभी हम लोगों को लग रहा होता है जो प्रकाश है वह इधर से आ रहा है। देखिए ये खड़ा है, इसको कभी तो लग रहा है कि तारे का जो प्रकाश है वह इधर से आ रहा है। देखिए ये जब इसकी आंखों में पड़ेगी इधर से आ रहा है, कभी उसको लग रहा है कि जो तारे का प्रकाश है वह इधर से आ रहा है, कभी जब यही रिफ्रैक्शन के साथ आता है तो उसको प्रतीत हो रहा है कि वह यहाँ से आ रहा है। तो इसका मतलब तारे की स्थिति जो है अपवर्तन के कारण हम लोगों को झिलमिलाती हुई दिखाई देती है। कभी दिखता है हमें तारा इधर बुझ रहा है, कभी उधर बुझ रहा है, कभी इधर जल रहा है, कभी इधर जल रहा है। तो इसी वजह से हम लोगों को तारे का दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, जिसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हम लोगों को कैसे दिखाई देते हैं, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। समझ आया तारों का टिमटिमाना। अब हमारा टॉपिक है ग्रहों का टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देना। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि तारे टिमटिमाते रहते हैं, लेकिन आखिर प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते, जो हमारे ग्रह होते हैं यह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? क्यों? क्योंकि ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास हैं और इसलिए इन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान 0 होगा। यही कारण है कि ग्रह टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे तारे हैं वे बहुत दूर हैं, बहुत दूर होने के कारण बिंदु साइज के में बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन जो ग्रह हैं वह हमारी पृथ्वी के बहुत पास हैं और बहुत पास होने के कारण इनका जो साइज होता है वह हल्का सा बड़ा होता है। हमारा जो तारे होते हैं वह बिंदु साइज के होते हैं, लेकिन इसको हम लोग मानते हैं कि इन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना सकता है। विस्तृत मतलब ऐसा स्रोत जहां से हमारी पूरी की पूरी किरण पुंज आ रही हो, पूरी की पूरी लाइट बीम आ रही हो। तारों में से खाली एक लाइट रे आ रही होती है, खाली एक किरण आ रही होती है, जबकि जो हमारे ग्रह होते हैं बड़े होने के कारण इनसे पूरी की पूरी एक बीम आ रही होती है, पुंज आ रही होती है, जिसके कारण जब यह बीम जो है हमारी आंखों तक, यहाँ कोई भी इंसान अगर खड़ा है, अगर मान लेते हैं हमारे एक इंसान है, यह खड़ा है, आंखों से तो ग्रहों को देख नहीं सकता, टेलीस्कोप से देख रहा होगा। टेलीस्कोप से जब रिफ्रैक्शन जब होती है, यहाँ जब अपवर्तन होगा तो यहाँ से बहुत सारी रेज आएंगी, एक नहीं बहुत सारी रेज आएंगी, 100-150 रेज आएंगी। 100-150 रेज आने के कारण अगर इधर वाली रे अपवर्तित होती हुई दिखाई देती है और जलती बुझती हुई दिखाई देती है, तो इसी के बगल वाली जो रे होगी इसके जलने बुझने के कह सकते हैं हम लोग, जो इसका एवरेज होगा उसको खत्म कर देगी, जिसकी वजह से जो परिवर्तन का औसत मान्य क्या होगा, 0 हो जाएगा। जो परिवर्तन हम लोगों को दिख रहा होगा वह हम लोगों को नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी रेज आ रही होंगी। अगर अकेली किरण होती तो हम लोग कह सकते थे कि यह भी टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे, लेकिन बहुत सारी रेज आने की वजह से, बहुत सारी किरण आने की वजह से अगर एक तरफ से हम टिमटिमाते हुए दिखाई देगा तो दूसरी रे उसके टिमटिमाने को खत्म कर देगी, और इस वजह से हम लोगों को ग्रह पूरे दिखाई देते हैं और टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक को पढ़ लेते हैं, सूर्योदय होने के पहले एवं सूर्यास्त होने के बाद भी सूर्य का दिखाई देना। आप लोग जानते हैं जब हमारा सूरज उगता भी नहीं है उससे पहले हम लोग सूरज को देख सकते हैं, और सूरज डूबने के बाद भी हम लोग, सूरज डूब चुका है उसके बावजूद हम लोग को सूरज दिखाई देता है। कैसे देखते हैं? सूर्योदय होने के पहले एवं सूर्यास्त होने के बाद सूर्य से चलने वाली किरणें अपवर्तित होकर हमारी आंख तक पहुंच जाती हैं। जब हम इन किरणों को सीधा देखते हैं तो हमें सूर्य की आभासी प्रतिबिंब क्षितिज से ऊपर दिखाई देती है, जबकि सूर्य उस समय वास्तव में क्षितिज से नीचे होता है। मतलब जब हमारा सूर्य जो होता है क्षितिज से नीचे, क्षितिज क्या होता है? अब सबसे पहली बात हॉरिजन, वो पॉइंट अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, सीधा मैं देखने की कोशिश करता हूँ, वो पॉइंट
आपका जहाँ तक मैं बिल्कुल सीधा देख सकता हूँ, ये मेरी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर मैं खड़ा हूँ तो एकदम सीधा मैं जिस पॉइंट तक देख सकता हूँ वो जो होगा वो मेरा हॉरिजन कहलाता है। उसी को हम लोग हिंदी में क्षितिज कह देते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये वो लाइन होगी, इसके ऊपर मैं बिल्कुल साफ देख सकता हूँ और इसी के ऊपर जब सूरज असल में आएगा तब सूरज असल में उगेगा। लेकिन जब सूरज क्षितिज से नीचे होता है, मतलब क्षितिज के ऊपर आया नहीं है, अभी तक उगा भी नहीं है, उस सूरज से, ये हमारा सूरज है, ये जो है क्षितिज के नीचे है, इधर से जो है रेस इस तरीके से जाएंगी, टकराकर रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, अपवर्तित हो जाएंगी और हमारी आंखों में पड़ेगी। जब यह पड़ रही होगी हमारी आंखों में तो हम लोगों को लग रहा होगा कि सूरज जो है यह तो ऊपर है, जबकि सूरज असल में कहीं क्षितिज के नीचे है। तो इस वजह से वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो सूरज हमें अभी तक उगा भी नहीं है वह सूरज हमें उगने से पहले ही दिखाई देने लगता है। सेम ऐसा ही होता है जब सूरज डूब जाता है, वही सेम क्षितिज है, क्षितिज के नीचे हमारा सूरज डूब चुका है, लेकिन डूबने के बाद भी जो है अपवर्तन होगा, रे जाएगी इस तरीके से, टकराकर रे जो है हमारी आंखों में पड़ेगी और हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा होगा कि सूरज जो है वह ऊपर है। इसका मतलब जो सूरज डूब चुका है, डूबने के बावजूद वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हम लोगों को सूरज उगा हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो फिनोमिना होता है इसकी सबसे बड़ी वजह एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होती है और इसकी वजह से हम लोग सूरज के उगने से 2 मिनट पहले और सूरज के डूबने के 2 मिनट बाद तक हम लोग सूरज को देख सकते हैं। तो अब वास्तविक सूर्योदय क्या होता है? वास्तविक सूर्योदय का अर्थ है सूर्य का वास्तव में क्षितिज को पार करना। जब सूरज जो है क्षितिज को, हॉरिजन को जब रियल में पार कर जाता है तो सूरज जो है वास्तविक में उगाता है। सूर्य की आभासी स्थिति कि हम लोगों को क्या आभास होता है कि सूर्य की कहाँ है, इस स्थिति में सूर्य अपने वास्तविक स्थान से थोड़ा उठा हुआ नजर आता है, जो वास्तव में सूर्य की स्थिति नहीं होती है। इसे ही सूर्य की आभासी स्थिति कहते हैं। इस वाली स्थिति में हमने देखा कि सूरज असल में नीचे था, लेकिन हम लोगों को कहाँ प्रतीत हो रहा था? ऊपर प्रतीत हो रहा था। इसका मतलब वो कौन सी स्थिति है? सूरज की आभासी स्थिति है। यह घटना भी ठीक उसी तरह होती है जब हम किसी शीशे के ग्लास में पानी डालकर एक सिक्के को देखते हैं तो वह सिक्का अपने वास्तविक स्थान से थोड़ा उठा हुआ नजर आता है। हम लोगों ने देखा था जब हमने सिक्का डाल के उसके अंदर पानी डाला था, हमें सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा था। सेम उसी तरीके से सूरज भी हम लोगों को वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण कैसे दिखाई देता है? उठा हुआ दिखाई देता है, और ये हमारी सूर्य की आभासी स्थिति होती है। अब हम लोग बात करते हैं हमारी अगली परिघटना की, जो है इंद्रधनुष का बनना। बचपन में बारिश आने के बाद हम लोगों ने बहुत सारे इंद्रधनुष देखे होंगे बने हुए, लेकिन वो कैसे बनते हैं? वर्षा होने के पश्चात ही हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष आकाश में जल की सूक्ष्म बूंदों में दिखाई देने वाला स्पेक्ट्रम है। वर्षा होने के तुरंत बाद ही कई बार अगर धूप निकल रही होती है तो हम लोग को इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष आकाश में जल की सूक्ष्म बिंदुओं में दिखाई देने वाला स्पेक्ट्रम है। जो हमारी सूक्ष्म बिंदु, जो हमारी बूंदें होती हैं, जो ड्रॉप्स होती हैं वाटर की, उनके अंदर हम लोगों को यह देखने को मिलता है। जब जल की किसी बूंद से होकर सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश का प्रक्षेपण होने के कारण इंद्रधनुष बनता है, जिसमें सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं। क्या हो रहा होगा? कभी ये प्रकाश की किरण जब आएगी और बूंद से होकर निकलेगी तो वहां 2 चीजें होती हैं। पहले तो अपवर्तन होता है और साथ में होता है हमारा डिस्पर्जन, परिक्षेपण। 7 कलर में वह जो है प्रकाश की किरण जो है टूट रही होगी। तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती है। अंततः जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती है। तो इस स्थिति में जल की वह बूंद प्रिज्म की भांति कार्य करती है और परिमाण स्वरूप सूर्य की विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है। क्या हो रहा होता है असल में? पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है? बारिश होने के बाद हवा में थोड़ी सी सूरज में पानी की बूंदें रह जाती हैं। सूरज की जो किरणें होती हैं जब उस पानी की बूंद पर आती हैं तो वह सबसे पहले तो अपवर्तन करती है, क्योंकि माध्यम बदलेगा तो अपवर्तन होगा। अपवर्तन होने के साथ हमारा परिक्षेपण यानी डिस्पर्जन 7 कलरों में भी टूट जाती है। जब वह ऐसा हो रहा होता है तो अंदर जाने के जब वह इस पॉइंट पर पहुंच जाती है वह इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और इंटरनली रिफ्लेक्ट होकर इस तरीके से यहाँ टकराती है और यहाँ टकराने के बाद उसका अपवर्तन हो जाता है। और अपवर्तन होने के बाद जो है हम लोगों को इस प्रकार से जो है हम लोगों को इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो ये पानी की जो सूक्ष्म बूंदें होती हैं किसका काम करती हैं? एक तरीके से प्रिज्म का काम करती हैं, छोटे प्रिज्मों का काम करती हैं और
3 स्टेप में ये काम हो रहा होता है। अपवर्तन होगा इस पॉइंट पर, फिर यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और फिर दोबारा से यहाँ क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। इस तरीके से जो है इंद्रधनुष बनता है। अब क्या है, इंद्रधनुष के संबंध में जानने के लिए कुछ जरूरी बातें, कुछ ऐसी बातें जो हमें इंद्रधनुष के संबंध में पता होनी चाहिए। सबसे पहली, जल की बूंदें प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। जो हमारी जल की जो बूंदें होंगी, कभी भी जब बारिश होगी तो हवा के अंदर जल की बूंदें रह जाएंगी और वह किसकी तरह काम कर रही होंगी, प्रिज्म की तरह काम कर रही होंगी। अगला, वर्षा होने के पश्चात ही हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष हमें कब दिखाई देगा, जब वर्षा होगी उसके बाद ही दिखाई देगा, क्योंकि तभी जल की बूंदें हवा में होंगी। इंद्रधनुष आकाश में जल की सूक्ष्म बूंदों में दिखाई देने वाला स्पेक्ट्रम है। असल में इंद्रधनुष क्या होता है, जल की जो छोटी छोटी बूंदें जो होती हैं, जो ड्रॉप्स होती हैं, उनके अंदर एक स्पेक्ट्रम होता है, डिस्पर्जन की वजह से स्पेक्ट्रम बनता है, विबग्योर बनता है, जो हमें इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देता है। यह हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। एक बात जो हमेशा याद रखनी है कि इंद्रधनुष जो होगा वह हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनेगा। सूरज अगर इधर है तो इस तरीके से इंद्रधनुष जो होगा हमेशा इधर बनेगा, कभी भी सूर्य के पीछे की दिशा में इंद्रधनुष नहीं बनेगा। यह प्रकाश का परिक्षेपण डिस्पर्जन के कारण होता है। स्पेक्ट्रम बन क्यों रहा है, डिस्पर्जन के कारण। जब आपका श्वेत प्रकाश जो है जब अपने 7 रंगों में टूट जाएगा तभी स्पेक्ट्रम बनेगा और तभी इंद्रधनुष दिखाई देगा। और इंद्रधनुष के बनने में अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों एक ही बूंद के अंदर होते हैं। 2 चीजें हो रही होती हैं, हमने पढ़ा 3 स्टेप हो रहे होते हैं। सबसे पहले अपवर्तन होता है, उसके बाद आपका आंतरिक परावर्तन होता है और आखिरी में दोबारा से अपवर्तन होता है। तो एक ही बूंद के अंदर हमारा अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन दोनों चीजें हो रही होंगी। तो ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें इंद्रधनुष के बारे में पता होनी चाहिए। अब है हमारा प्रकाश का प्रकीर्ण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश जिस मार्ग से होकर गुजरता है, यदि उस माध्यम में कोलाइडल विलयन के कण हो तो वे कण प्रकाश का प्रकीर्ण कर देते हैं। इसे ही प्रकाश का प्रकीर्ण कहते हैं। कभी भी जब आपका प्रकाश की किरण सीधी गुजर रही हो, रास्ते में क्या आ जाए, कोलाइडल विलयन के कुछ छोटे छोटे कण आ जाए, उन कणों से जो होगी प्रकाश की जो किरण होगी वह फैल जाएगी, उसका प्रकीर्ण हो जाएगा और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्ण। प्रकाश के प्रकीर्ण से होने वाली परिघटनाओं के उदाहरण, बहुत सारी परिघटनाएं होती हैं प्रकाश के परिकीर्ण के कारण, लेकिन इनके कुछ उदाहरण हैं, कुछ ऐसी परिघटनाएं जिनसे हम लोग जानते हैं, जिनसे हम लोग फेमिलियर हैं। प्रकाश के परिकीर्ण से होने वाली बहुत सी परिघटनाएं होती रहती हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, जैसे आकाश का नीला रंग, गहरे समुद्र के जल का रंग, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्तताप दिखाई देना आदि। जैसे हमारा आकाश का जो नीला रंग है वह भी किसकी वजह होती है, प्रकाश का प्रकीर्ण होता है। हमें पानी नीला दिखाई देता है, वो भी किस वजह से दिखाई देता है, इसी वजह से। और आपका सुबह और शाम के समय जो हमारा आसमान जो होता है हम लोगों को लाल दिखाई देता है, वो भी किसी वजह से होता है, प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण ही होता है। अब कोलॉइडल विलयन क्या होता है, हम लोग ने कोलॉइडल विलयन के कण पढ़े, लेकिन होता है क्या कोलॉइडल विलयन। कोलॉइडल विलयन के कण वास्तविक विलयन से बड़े होते हैं जो देखे जा सकते हैं, जबकि वास्तविक विलयन के कण एक समान होने के कारण इन्हें अलग अलग पहचाना नहीं जा सकता है। यही कारण है कि प्रकीर्ण के दौरान कोलॉइडल विलयन के कण दिखाई देते हैं। जो कोलॉइडल विलयन जो होते हैं इसके कण जो होते हैं हल्के से बड़े होते हैं। बड़े होने के कारण क्या होता है, जब इससे प्रकाश टकराता है तो प्रकाश प्रकीर्ण हो जाता है। यही वजह होती है, टकराने के बाद जो है प्रकाश फैल जाता है, उसका प्रकीर्ण हो जाता है, क्योंकि कोलॉइडल विलयन के जो कण होते हैं ये हमारे वास्तविक विलयन से बड़े होते हैं। प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, उनमें से एक है टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। इसके बारे में जान लेते हैं। जब कोई प्रकाश किरण पुंज कोलॉइडल के महीन कणों से टकराता है तो कोलॉइडली कणों द्वारा गुजरने वाले प्रकाश के मार्ग को दृश्यनीय बना देते हैं। प्रकाश के मार्ग को फैलने की इस परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। कभी भी जब हमारा प्रकाश की जो किरण होगी, किसी भी कोलॉइडल कण जो होंगे या फिर कोलॉइडल विलयन जो होगा, जब उसके थ्रू पास हो रही होगी तो उसके जो कण होंगे उसके रास्ते को दृश्यनीय बना देंगे, मतलब हमें प्रकाश की किरण दिखाई दे रही होगी। और इसी परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कह देते हैं। टिंडल प्रभाव के कुछ उदाहरण होते हैं, उन्हीं को देखते हैं। जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो इस परिघटना को देखा जा सकता है। आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से हमारे जंगले में से कभी भी छोटा सा छेद होता है या फिर आपका
जो हमारे विंडोज़ होती हैं उसके अंदर कभी भी रोशनी आ रही होती है तो इस तरीके से हम लोग रोशनी को देख सकते हैं, आती हुई हमें दिखाई देती है। इसके अंदर धूल के बहुत छोटे छोटे कण हमें दिखाई दे रहे होते हैं। रोशनी का जो रास्ता होता है वो हम लोग उस रास्ते को देख सकते हैं। तो ये टिंडल प्रभाव का ही उदाहरण होता है। दूसरा उदाहरण, जब किसी घने जंगल के वितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। हमारे जंगल होते हैं, जंगलों के अंदर पेड़ ही पेड़ होते हैं, बहुत सारे पेड़ होते हैं, रोशनी वहाँ बहुत कम आती है। तो रोशनी कभी भी जब आ रही होती है तो उसके अंदर जो हमारे कॉलोइडल जो कण होते हैं उसकी वजह से रोशनी का जो रास्ता होता है वह हमें दिखाई दे रहा होता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें रोशनी जो है वो दिखाई दे रही होती है, उसकी बीम्स दिखाई दे रही होती हैं। तो यह भी एक टिंडल प्रभाव का ही उदाहरण है। कभी भी जब प्रकीर्णन हो रहा होगा तो प्रकीर्णन की वजह से कणों से लाइट टकरा रही होगी और टकराने की वजह से फैल रही होगी। टकराने के बाद जब प्रकीर्णन हो रहा होगा तो कौन सा ऐसा रंग होगा जो सबसे ज्यादा अधिक प्रकीर्ण होगा, सबसे ज्यादा एंगल से मुड़ जाएगा, और कौन सा ऐसा रंग होगा जो सबसे कम प्रकीर्ण होगा, जो सबसे कम फैलेगा। इसके बारे में जानते हैं। अत्यंत सूक्ष्म कण मतलब बहुत छोटे कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं। जो हमारे बहुत छोटे कण होते हैं वह सबसे कम प्रकाश, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश यानी नीले प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं, जबकि बड़े साइज के कण अधिक तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं। जबकि अगर हमारा जो कण का साइज है वो हल्का सा बड़ा हो जाए तो उसकी वजह से कैसे कण हमारे प्रकीर्ण होंगे, जिनका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा। और यदि प्रकीर्ण करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्ण प्रकाश श्वेत भी प्रतीत हो सकता है। अगर जो कण है वे हमारे बहुत बड़े हैं तो टकराने के बाद जो लाइट फैल रही होगी वो भी कैसी दिखाई दे रही होगी, हमें व्हाइट लाइट ही होगी। हमने देखा कि जिस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है वह कम झुकता है और जिसका सबसे कम है वह सबसे अधिक के कोण पर झुकता है। हम लोगों ने पढ़ा कि जिस भी आपका वर्ण का तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ जो है सबसे कम है वो सबसे ज्यादा अधिक झुकता है। सबसे कम किसकी होती है, नीले की होती है। जिसका हमारा सबसे ज्यादा होता है वह कैसे झुकता है, सबसे कम झुकता है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, हमारे लाल रंग की होती है। तो वही देखते हैं, लाल रंग सबसे कम झुकता है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने इसका देखा तरंग दैर्ध्य इसका सबसे ज्यादा होता है, अर्थात लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। श्वेत प्रकाश को छोड़कर नीले प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कम होता है, इसलिए यह लाल, पीला, हरा आदि की तुलना में अधिक झुकता है। सबसे कम जो तरंग दैर्ध्य होता है वो किसका होता है, हमारा जो नीला प्रकाश होता है, जो वायलेट कलर होता है, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। और वेवलेंथ सबसे कम होने के कारण टकराने के बाद सबसे ज्यादा एंगल पर सबसे ज्यादा अगर कोई फैलेगा तो वो यह होगा, सबसे कम कोई फैलेगा तो वह लाल कलर होगा। लाल कलर से कम अगर कोई कलर फैलता है तो खाली व्हाइट कलर है, क्योंकि व्हाइट कलर के ही सातों पार्ट हैं। तो समझ आया? इस तरीके से हमारा जिसकी भी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी वो सबसे कम झुकेगा, और जिसकी भी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी जैसे नीले प्रकाश की, ये जो है टकराने के बाद सबसे ज्यादा फैलते हुए हमें दिखाई देंगे। अब प्रकाश के प्रकीर्णन से होने वाली परिघटनाओं को जान लेते हैं। ऐसा फिनोमिना जिनकी वजह क्या हो, प्रकाश का प्रकीर्णन। सबसे पहला क्या होता है, स्वच्छ आकाश का नीला दिखाई देना। हम लोगों को साफ आकाश बिल्कुल कैसा दिखाई दे रहा होता है, बिल्कुल नीला, एकदम मस्त दिखाई दे रहा होता है नीले कलर का। लेकिन क्या आकाश सही में नीले कलर का होता है? और नहीं होता तो आखिर हमें क्यों दिखाई देता है? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, वायु के सूक्ष्म कण द्वारा कम तरंग दैर्ध्य वाला ज्यादा प्रकीर्ण होता है, जिससे के कारण वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं। प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है तो हमें आकाश नीला दिखाई देता है। सूरज से कभी भी जब लाइट आ रही होगी, व्हाइट लाइट होती है, जब वो हमारे वायुमंडल में घुसती है तो वायुमंडल के अंदर बहुत सारे कण हैं, गैसेज है, बहुत सारे हमारे मिट्टी के कण हैं जो विलयन कणों का काम करते हैं, हमारे कॉलोइडल कणों का काम करते हैं। उसकी वजह से जब वो टकराती है हमारी लाइट, टकराने की वजह से सबसे ज्यादा कौन सा कलर प्रकीर्ण होगा, अभी भी हम लोगों ने पढ़ा, जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी। तो इस वजह से नीला कलर जो है सबसे ज्यादा प्रकीर्ण होता है, सबसे ज्यादा फैलता है। और फैलने की वजह से इस तरीके से वह फैलता है, तो फैलने की वजह से हम लोग जब नीचे खड़े होते हैं, इंसान की आंखों में जब वो नीला कलर प्रतीत पड़ता है तो हम लोगों को आकाश कैसे कलर का दिखाई देने लग जाता है, नीले कलर का दिखाई देने लग जाता है। तो आकाश का नीले कलर का दिखाई देने में सबसे बड़ी वजह क्या होती है, नीले कलर के प्रकीर्णन की वजह होती है। अब हमारी दूसरी परिघटना होती है अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देना। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, मान लेते हैं मैं कभी स्पेस शटल में बैठा और अंतरिक्ष में चले गया,
तो मेरे को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा, मेरे को आकाश कैसा दिखाई देगा, मेरे को आकाश काला दिखाई देगा। जबकि मैं धरती पर हूं तो मेरे को कैसा दिखाई दे रहा है, नीला। लेकिन जैसे ही मैं अंतरिक्ष में चले गया मेरे को कैसा दिखाई देगा, काला। क्यों? जहां वायुमंडल नहीं है वहां कण नहीं है, और बिना कण के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। हमें पता है जहां वायुमंडल नहीं होंगे वहां किसी भी प्रकार के कण नहीं होंगे, और जब कण ही नहीं होंगे तो प्रकाश जो है वह प्रकीर्णन भी नहीं करेगा। अर्थात जहां यह कण मौजूद नहीं है वहां प्रकीर्णन नहीं होता है। जैसे निर्वात जिसका उदाहरण है, अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां प्रकाश प्रकीर्णन नहीं होता है। क्योंकि निर्वात जो हमारे जो स्पेस है वहां किसी भी प्रकार का कण नहीं है, और किसी भी प्रकार का कण ना होने के कारण जब सूरज की लाइट आएगी वह हमारी आंखों में खाली सूरज को ही दिखाएगी। क्यों? क्योंकि वहां प्रकीर्णन ही नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके की लाइट फैल ही नहीं रही है, तो हमें जो आकाश है उसका रियल कलर दिखाई दे रहा होता है, जो कि होता है हमारा काला कलर। यह वजह होती है कि आखिर किसी भी अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश होता है वह काला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि आकाश में किसी भी प्रकार का कण नहीं है, और कण ना होने के कारण किसी भी प्रकार का प्रकीर्णन नहीं होगा, और प्रकीर्णन ना होने की वजह से कोई भी लाइट नहीं फैलेगी, और हम लोगों को सीधी लाइट वही दिखाई दे रही होगी जो आ रही होगी। तो समझ आया ये? अब हम लोग अपने चौथी परिघटना की बात कर लेते हैं, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्तताप दिखाई देना। जब सूरज उगता है या फिर जब सूरज डूबता है उस समय जो आकाश होता है वह हमें लाल कलर का दिखाई देता है। वही हम लोग जानते हैं क्यों। जब सूर्य सिर से ठीक ऊपर हो तो प्रकाश सबसे कम दूरी तय करता है, जिसके कारणवश खाली प्रकाश का नीला भाग प्रकीर्ण होता है और हमें आकाश नीला दिखाई पड़ता है। दिन के दौरान जो सूरज होता है हमारे, अगर ये हमारी पृथ्वी है तो सूरज जो होता है वह बिल्कुल सर के ऊपर होता है, जिसकी वजह से जो दूरी होती है सूरज की वह दिन के दौरान सूरज सबसे कम दूरी तय करता है। और सबसे कम दूरी सूरज की तय करने के कारण खाली कौन सा भाग, श्वेत प्रकाश का कौन सा भाग प्रकीर्ण होता है, खाली नीला भाग प्रकीर्ण होता है। वहीं क्षितिज के समीप स्थित सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से होकर गुजरता है, जिसके कारण नीले भाग के पूर्ण रूप से प्रकीर्ण होने के पश्चात लाल रंग प्रकीर्ण होता है और हमें आकाश लाल दिखाई देता है। क्या हो रहा होगा, दिन के दौरान तो जो रोशनी है वह सबसे पास से आ रही होगी, जिसकी वजह से खाली नीला प्रकाश हमें प्रकीर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। लेकिन शाम की और जब मैं सुबह की बात करता हूँ, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय, तो जो हमारा सूरज होता है वह क्षितिज के पास आ जाता है इधर, जिसकी वजह से जो दूरी होती है, जो यहाँ जो छोटी सी दूरी थी, इस समय जो दूरी है वह बढ़ गई। और बढ़ने के कारण क्या होता है, प्रकाश की दूरी दोबारा से वही करती है, आपका अपवर्तित होना चालू होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा दूरी तय करने के कारण जब ये मोटी परतों से गुजरता है तो पहले तो आपका जो नीला कलर होता है वो पूरे तरीके से प्रकीर्ण हो जाता है, पूरे तरीके से फैल जाता है। अब जब नीला कलर फैल गया, लेकिन अब तो आगे और भी कण है, तो उसके बाद लाल कलर भी प्रकीर्ण होना चालू हो जाता है। और इस वजह से हमारे तक जब ये पहुंचता है तो इस वजह से हम लोगों को आकाश कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। तो समझ आया इसकी वजह, क्योंकि दिन के दौरान आपका जो होता है सूरज जो है सबसे पास में होता है, सबसे पास में होने के कारण खाली नीला कलर प्रकीर्ण होगा। लेकिन शाम के समय सूरज के दूर से आने के कारण सूरज की जो रोशनी होगी वो दूर से आ रही होगी, और दूर से आने के कारण जो प्रकीर्ण होगा, पहले नीला कलर प्रकीर्ण होगा, नीला कलर पूर्ण रूप से प्रकीर्ण हो जाएगा, उसके बाद कौन सा कलर प्रकीर्ण हो रहा होगा, हमारा लाल, और हम लोग को आकाश कैसा दिखाई दे रहा होगा, लाल कलर का दिखाई दे रहा होगा। अगला क्या है, खतरे के सिग्नल में लाल रंग का उपयोग। यही वजह होती है कि खतरे के सिग्नल में लाल रंग का उपयोग क्यों करते हैं। लाल रंग की तरंगदैर्ध्य अन्य रंगों की तुलना में अधिक होती है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य नीले रंग की अपेक्षा लगभग 1.8 गुना अधिक होता है। लाल रंग गहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्ण होता है, और तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण इस रंग का प्रकाश अधिक दूर तक जाता है। यह दूर से देखने पर भी लाल रंग का ही दिखाई देता है। क्यों हमारे जो खतरे के सिग्नल्स होते हैं, फिर रेड लाइट जो होती है, क्यों लाल कलर की बनाई जाती हैं? इसकी वजह ये होती है क्योंकि हमने पढ़ा कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा होने के कारण सबसे कम प्रकीर्ण अगर कोई होता है तो वो लाल रंग होता है। तो
तो इस वजह से हम लोग कभी भी कोहरे में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर मान लेते हैं कहीं धुंध है, उस जगह ट्रैवल कर रहे हैं, तो सामने अगर कोई डेंजर सिग्नल है, कोई खतरे का निशान है, वो हम लोगों को दिखे, इसलिए जो सिग्नल्स होते हैं वे कैसे कलर के बनाए जाते हैं? लाल रंग के, क्योंकि लाल रंग सबसे कम रूप से प्रकीर्ण होगा और सबसे कम रूप से प्रकीर्ण होने के कारण सबसे लंबी दूरी यह रंग ट्रैवल कर सकता है। अगर वहीं हम लोग सिग्नल नीले रंग का बना देंगे तो नीला रंग तो रास्ते में प्रकीर्ण हो जाएगा, रास्ते में फैल जाएगा और दूर से हमें दिखाई नहीं देगा। इसलिए जितने भी खतरे के सिग्नल्स होते हैं सारे कैसे रंग के बनाए जाते हैं? लाल रंग के बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने जितनी भी परिघटनाएं पढ़ी आखिरी की, इनका सबसे मेन रीजन क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के अंदर ही हमारा एक और प्रोसेस हो रहा होता है, प्रकीर्णन, जिसकी वजह से आखिरी की कुछ परिघटनाएं जो हमने पढ़ी यह हो रही होती हैं। तो आपसे कभी भी पेपर में पूछा जाता है किसी भी परिघटना के बारे में, तो इसका सबसे बड़ा मेन रीजन आप लिखेंगे यह कोई भी परिघटना आपका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है नेत्र एवं रंगीन दुनिया खत्म होता है।